यूपी में सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। आइए जानते हैं कि क्या रहने वाला है इस बैठक का मकसद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह 11 बजे अपने आवास पर सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और साथ ही यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि देख सकते हैं तस्वीरें, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और साथ ही सीएम आवास पर ये बैठक हुई और साथ ही बैठक में सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। तस्वीरें लखनऊ से हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। साथ ही यूपी में उपचुनाव होना है, इसको लेकर रणनीति की गई। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि यूपी में उपचुनाव होने हैं और ये जो लोकसभा में हुआ वो इन उपचुनाव में ना हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति? बहुत अच्छा और सबसे सटीक सवाल पूछा है आपने सोनिया जी। मैं आपको बताऊं खासतौर से क्योंकि यही शब्द हैं। ये देखिए, मुझे लगता है ऐसा अगर हमने ये शब्द इस्तेमाल किया तो जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या जो नेता खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें लगेगा कि क्योंकि कुछ लोग जो चुनिंदा लोग जो बैठे थे बैठक के अंदर जिसपे पूरी चर्चा होती है लखनऊ के अंदर, उस पर इसी बात पे चर्चा हुई कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट हमारे को रिपीट न हो उपचुनाव में, वो हमें व्यवस्था करनी है, वो हमें उस प्रकार से उसका पूरा क्रियान्वयन करना है, जिसके चलते हमें इस बार उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं हारनी है और वो हमारे को वो रिजल्ट ना मिले। यही शब्दों पर ही बातचीत हुई थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो हमारे दिल्ली मीडिया खासतौर से है, दिल्ली मीडिया के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि कल जब केशव मौर्य जी की कल मुलाकात होती है जेपी नड्डा जी से, जो अभी वर्तमान में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालांकि कार्यकारी जो अध्यक्ष है उनकी जो अभी हम जो नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको चुना जाएगा अगले महीने अगस्त में। और उससे पहले अभी तक, क्योंकि ये इस पार्टी का एक नियम है कि इस पार्टी के अंदर खासतौर से जो व्यक्ति को सरकार में जो शामिल होगा उसको 2 पद नहीं दिए जाते हैं। तो और उनको इस समय जेपी नड्डा जी के पास उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा साथ में ये भी उनको एक एडिशनल चार्ज मिला हुआ है अभी भी। और अगस्त में वो जब नए अध्यक्ष का पद जब सुसज्जित हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को नामित किया जाएगा, तब तक नड्डा जी ही अभी इसको वर्तमान में पूरी रूप से इसको पूरे अपने पद को निर्वहन कर रहे हैं। कल एक बड़ी चर्चा हुई खासतौर से उपचुनाव को लेकर के कि सारे आज जैसे खासतौर से जो ये बैठक बुलाई है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। देखिए, मैं आपको बताते चलूं योगी जी के बारे में। अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं वो एक अपना उनका एक हो सकता है कि उनका एक पार्टी ने उनके जो फीडबैक आया वो फीडबैक खासतौर से पब्लिक के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में वो बहुत अच्छा नहीं आया होगा और उस पर पार्टी फैसला लेती है। योगी आदित्यनाथ जी इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई इच्छा नहीं थी, जिनको संगठन, कार्यकर्ता, जनता और साथ में संघ की संयुक्त रूप से उनको चुना गया था। वो उन सबकी चॉइस थी। जो वर्तमान में जिन नेता जो अपने आप को मिलने आते हैं और जो पत्रकार जिन्हें मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी जो स्ट्रैटेजी होती है वो गिने चुने 3 से 4 लोग उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं और वहां पे मीडिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो जो मीडिया में, चाहे वो जितने बड़े पत्रकार हैं इस देश के, मैं इसको 100% गारंटी के साथ सोनिया जी मैं इस बात को कह रहा हूं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप को रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक प्राइम टाइम में शो करते हैं और अपने आप को 25 से 30 साल का पत्रकार बताते हैं, 2014 से पहले ये स्थिति हुआ करती थी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी पत्रकारों से डिस्कस करके वो अपने कैबिनेट के जो पद होते थे, जो मंत्री होते थे, उनको दे दिया करती थी और क्या बड़े फैसले होने होते हैं देश के हित में वो पत्रकारों से डिस्कस करते थे।
14 के बाद ये जो पूरी जो परिपाटी है इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना है वो स्वयं फैसला करेंगे। मीडिया का काम है कि जो घटनाक्रम हो रहा है या कोई ऐसा घटनाक्रम देश में जिससे जो समाज हित में हो, देश हित में हो, उसको आप दिखाइए और हमें आप बताइए। सुझाव ना दीजिए आप हमें, जो है हम उसको हम उस जानकारी को स्वयं अर्पित करेंगे, हम खुद उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी मैं आपको बताते चलूं कि सभी जितने भी उपचुनाव जो जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं वहां पे जो प्रभारी मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और खासतौर से राज्य मंत्री लोगों को उसका जिम्मेदारी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ जी ने ये आज बैठक जब बुलाई तो कल पूरी चर्चा हो गई कि केशव मौर्य जी को बुलाया गया दिल्ली में, लग रहा है कुछ चेंजेस होने, और मीडिया में अपने आप लोग तर्क वितर्क करके स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन करने लगे। मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं जो सिर्फ मुझे लगता है एक्सक्लूसिव जानकारी आपके इस चैनल पे होगी। लगातार पिछले 3 दिनों से दूसरे राज्यों में जिन जिन राज्यों में स्थितियां खराब हुई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपके आने वाले जो खासतौर से जो चुनाव है, और उसके अलावा जो चुनाव मतलब जो होने वाले जैसे महाराष्ट्र में है, बिहार में, उन सब नेताओं से बारी बारी जेपी नड्डा जी मिल रहे हैं। लेकिन कल वो मिलने और ये केशव मौर्य जी से जो उनकी मुलाकात है ये पहले से निर्धारित होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बड़ा गरिमामय होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे पहले समय ले लिया कि 2 दिन पहले कोई वार्ता हुई और आपको तुरंत बुला लिया गया। अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा ना हो। तो गंभीर मुद्दा तो ये उतना नहीं है कि जिसके लिए इमरजेंसी में 2 घंटे पहले बुलाया जाएगा। जो और अगर बुलाया जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा अगर वो पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटनाक्रम होने वाला है तो उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाता है, वहां के प्रभारी को बुलाया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, और अगर उस स्टेट में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद है उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन कल तो सिर्फ केशव मौर्य जी को बुलाया गया था। तो ये सारा जो घटनाक्रम होता है लोग उसको, हमारी मीडिया हाउसेस में आज भी उसको लोग नहीं नाप पाते कि असलियत क्या। मैं आज आपको घटनाक्रम, क्योंकि मैं जिनसे वार्ता करके या जो मैं खुद इस पृष्ठभूमि से, इस विचारधारा से जुड़ा रहा हूं, आज नहीं लगभग 16 से 17 वर्षों से, तो मुझे इनकी परिपाटी पता है। अब जो ये 10 विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कोई हंटर नहीं रख दिया सबके सामने। उन्होंने सबको ये बोला है कि देखिए जनता के सामने हम इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं। चुनावों में क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जैसे सायरन बजने लगते हैं। जैसे भी आपके घर में कोई एक अलार्म बजने वाला हो 5 बजे का तो आप उठ जाएंगे, लेकिन उसी समय अगर कोई आपकी डोरबेल बज जाए, उसी समय कोई नीचे से कोई गाड़ी आ जाए एम्बुलेंस का, उसका बज जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चुनाव में कुछ ऐसा ही होता है। जो जनता होती है वो कहीं ना। एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक चुनाव से पहले क्या संकेत देती है? देखिए ये उपचुनाव के लिए ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। अगर आप मान के चलिए सोनिया जी, कल हमारा इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं तो हम सब लोग शाम को बैठते हैं, हमारे इनपुट हेड, आउटपुट हेड, हम जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में रहते हैं, जो हमारे डेस्क के जो लोग हैं, असाइनमेंट के जो लोग हैं, हम सब डिस्कस करते हैं बैठ करके कि हमें कल का चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किस प्रकार से उसको हमें कल अपने चैनल पे टेलीकास्ट होगा। हमारे यहाँ ये स्ट्रैटेजी होती है। उसी तरीके से ये हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, और खासतौर से उस दल की तो, और जो सत्ताधारी दल है उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसका हालिया रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया, 29 सीटों का नुकसान उनको लोकसभा चुनाव में होता है। इसलिए खासतौर से उनको लगता है कि हमारी और वोट ऑफ परसेंटेज भी घटा उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली है पिछले 7 वर्षों से 2017 से लेके अब तक, उसमें उन्होंने जनहित में ही काम किया है। 20 घंटे तक मेहनत करने वाला इकलौता देश का मुख्यमंत्री है पूरे देश का जो 20 घंटे लगातार मेहनत करता है। इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो सामान्य खाना नहीं खाता है, वो बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं सोनिया जी, क्योंकि आम जनता को पता होना चाहिए कि जो सन्यासी योगी और जिन पर कई बार इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वो सत्ता में क्यों बैठे, सत्ता का उपभोग करने नहीं बैठे हैं, वो सत्ता में बैठ करके जनहित काम कर रहे हो। कि जो सत्ता के जो योगी लोग थे, यहाँ जो सत्ता वाले जो लोग थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सीटें जो है वो 5, 10 और 45 तक पहुंच गई। और वहां पे उनकी कई, और एक ऐसी पार्टी है जिसकी मुखिया एक महिला है, वो उस पार्टी की तो 0 सीटें हो गई है। 1 सीट उनकी सिर्फ निकल के आई है। जो एक टाइम पे जो 2007 तक जिसने वहां पे 5 साल तक रूल किया, जिसके पास पूरे देश की नेशनल पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या हुई। तो समय समय पर जनता के हित में काम करना पड़ता है, और योगी आदित्यनाथ वही काम कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो रही है। वहां पे 10 जो उपचुनाव, उसमें प्रभारी मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री को ड्यूटी लगा दी गई है, और अब उनको जो उनके द्वारा किए गए काम हैं अब तक,
उसको जनता के बीच में ले जाने की बात कही गई है। और जो इस बात की बात उठ रही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। देखिए सोनिया जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी को बनाने का पीछे मकसद ये था, लिबरल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए देना चाहते थे आदरणीय प्रधानमंत्री संघ और खासतौर से उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के जो अमित शाह जी, क्योंकि उस समय वो बाकायदा उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति यहां पे बने जो कि इतने सालों बाद सरकार आएगी, 2002 के बाद से 2017 साल, तो 15 साल बाद सरकार आ रही है, तो वहां पे कई तरह कार्यकर्ताओं की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं जो अनर्गल और अनएथिकल होती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नाते उनको पता था कि इनके रहने से फुल स्टॉप लगेगा वहां पे। वो उस कार्यकर्ता की बात को सुनेंगे जो कार्यकर्ता की मांग जायज है, नाजायज बात को योगी आदित्यनाथ जी नहीं सुनेंगे। आपको याद अगर हो, ये खबर आपको आई होगी जी कि स्वामी रामदेव जी का लगभग 45 एकड़ की जमीन का ग्रेटर नोएडा में एक मामला था, पतंजलि की जमीन, उसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री तक से शिकायत कर दी। जबकि आपको पता है कि स्वामी रामदेव जी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, वो कितने बड़े योगी हैं, उनके लिए हर सरकार उनका सपोर्ट करती है। योगी जी ने कहा कि मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से आपके प्लॉट को रोकने का कोई मकसद नहीं है, आपके जो बकायदा जो प्रोसीजर है नोएडा अथॉरिटी और अथॉरिटी, आप उसको फॉलो करिए, आपका काम बिना मुझसे मिले भी होगा, आपको प्रधानमंत्री जी तक जाने की आवश्यकता नहीं। ये है योगी राज की सत्यता। नोएडा के अंदर यहाँ पे सारे बड़े नेता अधिकारी यहाँ प्लॉटिंग का काम करते थे, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी ये सारा जो नोएडा अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट होता था, वो डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर अपने पास रखता था। लेकिन 2017 के बाद ये डिपार्टमेंट के अलग मिनिस्टर जिसके हैं, और यो चीफ मिनिस्टर को उससे कोई लेना देना नहीं है, और बाकायदा जो सुचारू रूप से काम होता है वो। और अगर मैं आपको इसी पर मैं एक चीज और आपको ऐड करूं, अगर नोएडा अथॉरिटी में जिस तरह से पहले काम होता, आपको मालूम होना चाहिए कि नोएडा के अंदर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पूरा विकास का काम होता है वो नोएडा अथॉरिटी कराती है। यहाँ के सांसद और विधायक को भी वो टेक्निकल पावर्स नहीं है कि वो किसी के लिए कुछ काम कर सके, वो वाया नोएडा अथॉरिटी ही सब कुछ बजट आवंटन होता है और उसके थ्रू काम होता है। और नतीजा ये रहा कि आज पहली बार यहाँ से नोएडा की सीट से डॉक्टर महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से चुनाव जीते। आपको क्या लगता है, ये पढ़ी लिखी जनता यहाँ पे रहती है नोएडा के अंदर, आप खुद यहाँ पे रहती हैं, आप हमारा चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वो नहीं जिसको हमने 2000 रुपए देकर के या शराब की बोतल देकर वोट डलवा दिया। यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और वो तभी वोट डालेगी, 5.5 लाख से जिताएगी जो आपने काम किया। तो योगी आदित्यनाथ का काम और जो सलीका है वो बेहतरीन है। अब चुनाव में ये जो घटनाक्रम होती है इसमें भी बहुत सारे कमियां होती है। आपको पता है महाभारत और रामायण में भी भगवान के साथ जो लोग थे उनकी भी कहीं ना कहीं जो उस पूरे युद्ध में मारे गए थे। तो आप तो कहेंगे कि जो भगवान के साथ रहेगा कैसे मारा जाएगा। तो युद्ध में, चुनाव में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन उनका जो पूरा उनकी जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि इस बार उपचुनाव में वो पूरी कोशिश करेंगे कि 10 में से 10 सीटें जीते। लेकिन ऐसा भी थोड़ा, मतलब मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होने जा रहा है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और स्वयं इस पर अवलोकन खुद कर रहे हैं। ठीक है। सर, मेरा एक और सवाल है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या चुनौती होंगी? क्या है, अभी आपको देखिए ना, कहते हैं ना जब बारिश होती है ना तो ज्यादातर जो मेंढक होते हैं ना वो निकल के बाहर आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी तरीके से हमारे देश में जो राजनीति है और जो राजनीतिक लोग हैं, देखिए इसी राजनीतिक लोगों की परंपरा को बदलने के लिए और इस पूरी परिपाटी को बदलने के लिए ही योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया जाता है। एक सामान्य राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को जो पीठाधीश्वर है, जो लगातार 5 बार से सांसद है और जो अपने क्षेत्र में लगातार बना रहता है, जो अपने क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट सेशन में, पार्लियामेंट के अंदर रोता भी है, साथ में वो लड़ता भी है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति 2017 में चीफ मिनिस्टर बनकर के निकल के आता है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या है कि जो अभी जिस प्रकार से स्थितियां निकल के आ रही हैं, बहुत सारे विधायक जो है वो दूसरे दल के फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 2024 में, क्योंकि वो एक अपने ना आकलन करने लगते हैं कि 2024 में ऐसा हो गया कि इनकी 37 सीटें आ गई हैं दूसरे दल की और हमारी कम हो गई हैं, यानी 2027 में अगर चुनाव होगा तो दूसरा दल वहां पे चुनाव जीत जाएगा और हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो पहले से ही अगर कहते हैं ना कि एक अपनी फील्डिंग शुरू कर रहे हैं वो, लेकिन 3 साल बहुत होते हैं। मैं आपको बताते चलूं सोनिया जी, 3 साल के अंदर लोग अपनी जो गलतियां करते हैं, कई बार जनता को अपनी गलती का एहसास होता है और हो सकता है कि वो इस बार डबल उससे आपको दोबारा चुनाव जितवाए सत्ताधारी दल को।
क्योंकि जो नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ की वो पूरी तरीके से ईमानदार और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पे राजनीतिक लोगों से ज्यादा जो अधिकारी वर्ग जिसकी अक्सर शिकायतें करते हैं ये सारे विधायक और कार्यकर्ता कि वो मेरी सुन नहीं रहे। देखिए अधिकारी जो है ना वो थ्रू बुक्स काम करता है जी। ये हमारे उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है वो कुछ गलत कामों के लिए भी जो ना प्रेरित करता है अधिकारियों की आप ये काम करो, इसलिए अधिकारी और दबाव में अधिकारी कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान समाज पर ही पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई एक विधायक है सत्ताधारी दल का, अगर मान लीजिए उसका मकान अवैध है तो वो अधिकारी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करे कि भाई ये मकान नहीं गिरना चाहिए, मेरे खास कार्यकर्ता का है। अधिकारी ने वो मकान नहीं गिराया, लेकिन वहां जो जनता होती वो नाराज हो जाती कि अच्छा यानी कि ये कार्यकर्ता का मकान है तो ये अवैध होकर भी नहीं गिरेगा और बाकी हमारे मकान गिर जाएंगे क्योंकि हम लोग जो कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे असंतोष पैदा हुआ कि नहीं। ऐसी तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सशक्त रहते हैं और पूरी तरीके से चिंतित रहते हैं, और इसलिए वो सारा अपना जो दारोमदार है इस पूरे समझिए सत्ता का, और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में बोलूंगा, सत्ता नहीं बोलूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का बोलूंगा, वो अपने हाथ में डायरेक्टली रखते हैं। चुनौतियां ये भी बहुत है कि उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बहुत डिमोरलाइज है। अच्छा, उसमें एक बड़ी गलती इस पार्टी के तमाम ऐसे नेताओं की है जो उनको कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं जी, उनको कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं। जब वो बोलते हैं संगठन से बढ़ के सरकार है, सरकार तो वो इस तरह के जो बयान है जिन नेताओं के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपको ये बोलना चाहिए कहीं ना कहीं कि सरकार और संगठन एक है। संगठन बड़ा हो जाएगा, सरकार छोटी जाएगी, फिर मोदी जी क्या छोटे हो गए क्या, जेपी नड्डा जी बड़े हो गए, ये बात कहां से आ गई जो है। आप समझिए सोनिया जी, जितना चैनल हेड की भूमिका है उससे कहीं ज्यादा आपकी भूमिका है जी। मैं यहाँ पे बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे चैनल के अंदर आप सबकी अहमियत है यहाँ पे, इस पूरे चैनल के अंदर, इंक्लूडिंग हमारे मालिकों से लेकर के हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता की जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी भी अपनी भूमिका है। तो आप ये कहिए कि हम सब बराबर हैं, आप ये मत कहिए कि आप बड़ी हैं या आप बड़े हैं, ये नहीं बोल सकते आप, जिसकी वजह से कई सारे कार्यकर्ता विधायक वो अपने आप को भ्रमित महसूस करते हैं और इसी चीज का फायदा विपक्षी उठा सकता है। और फिर विपक्ष ये बोलेगा, अच्छा देखिए सत्ता के बहुत सारे भूखे लोग हैं जो अपने आप को चाहते थे कि मुझे फर्स्ट क्लास में मुझे सफर करने को मिले, लेकिन उनको सेकंड क्लास में सफर करने को मिला, तो उनकी आज ही मंशा है। तो कल को विपक्षी दल इस बात का भी फायदा उठा सकते हैं, हालांकि वो उनके साथ छल ही करेंगे, लेकिन वो उनको कह सकते हैं अच्छा तुम्हें फर्स्ट क्लास में जाना है, यानी तुमको फर्स्ट क्लास में जो तुम चाहते थे जाने के लिए, आप हमारे दल में आ जाओ, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बैठाऊंगा। आप समझ रही मैं किस भाषा में क्या बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो दर्शक और राजनीतिक व्यक्ति समझ रहे हैं। तो ऐसे भी कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं अवसरवादी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताता चलूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, इन दोनों का साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरे संगठन का जो सहयोग है वो उनके साथ है। और मैं आपको बताते चलूं कि योगी आदित्यनाथ जी का जनता में जिस प्रकार का जो उनका उनके प्रति जो लोकप्रियता है वो अद्भुत है जी, और इसलिए उन्हें किसी चीज को डरने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।